जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, यूपीएससी एस्पिरिएंट का इंतजार खत्म हो गया है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल 2025 के लिए यूपीएससी ने 979 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, 2025 में यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स है वो किस दिन लिया जाएगा। प्लस इसी वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल कैंडिडेट के पास कितने अटेम्प्ट होते हैं, उसकी एज लिमिट क्या है। इसी तरह से जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कितने अटेम्प्ट हैं और उनके लिए एज लिमिट क्या दी गई है। प्लस इसी वीडियो में यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, ये सब सारी चीजें हम इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी क्लास देखने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसकी डेट है 22 जनवरी 2025। वैसे नॉर्मली यूपीएससी हर साल अपना जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी करता है, लेकिन इस बार जनवरी के जनवरी के लास्ट सेशन में ही यूपीएससी ने इस बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर है आपका 05/2025 CSP। तो ये जो फॉर्म भरने की डेट है ये 22 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और इसकी लास्ट डेट है आपकी 11 फरवरी 2025। फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट 22 जनवरी से है और 11 फरवरी को लास्ट डेट है जिस दिन तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये यूपीएससी की साइट है www.upsc.go.in। इस पर जाकर आप अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है इस बार अच्छा खासा पीडीएफ में नोटिफिकेशन है। लगभग 157 पेज का नोटिफिकेशन है। तो देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो एग्जाम हम दे रहे हैं तो उस आयोग ने उस एग्जाम के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है उस पूरी नोटिफिकेशन को सबसे पहले अच्छे से देखना होता है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, क्या कुछ नया पॉइंट ऐड किया है। तो सारी चीजें नोटिफिकेशन में इंक्लूड होती हैं, दी गई हुई होती हैं। तो अच्छे से नोटिफिकेशन को देखकर ही अपना फॉर्म फिल करें और आगे की जो एग्जाम है उसकी रणनीति कंप्लीट करें। और वैसे इस बार यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 25 मई 2025 को कंडक्ट कराएगा, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का 25 यानी कि 25 मई को कंडक्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है उसकी योग्यता के बारे में ये कुछ पॉइंट या कुछ डिटेल दी गई है, बताई गई है। तो हम सारी चीजों को बड़े ध्यान से, आराम से चीजों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और फॉर्म भरने में कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक साल नहीं, 2-3 साल की मेहनत खराब हो जाती है यदि फॉर्म में कुछ गलत एंट्री हो जाए। वैसे ऑप्शन ये भी होता है कि यदि कुछ गलत एंट्री हो जाए तो उसमें उसको सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो एक बार फिल हो गया वो फाइनल हो जाता है। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि हाउ टू अप्लाई, कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। तो उसमें कुछ अपना एड्रेस वगैरह भरना होता है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बताया है कि लास्ट डेट लास्ट डेट 11 फरवरी 2025।
टिल 6 PM, यानी कि शाम 6 बजे तक 11 फरवरी को आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कुछ, भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्लास देख रहे हों, लेकिन ऐसी कोई आपको समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी पीडीएफ ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। यहाँ पर इस बार यूपीएससी ने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, देखते हैं। ये फोटोग्राफ जो है हमारा, फोटो उससे रिलेटेड है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब हम अपना फोटोग्राफ या फोटो अपलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ आपको इंस्ट्रक्शन है या निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि दी फोटोग्राफ अपलोड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। यहाँ पर यह बोला गया है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे और अपना फोटो अपलोड करेंगे, तो आपका फोटो उस दिन से 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप 22 जनवरी को ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका जो फोटो अपलोड होगा तो वो 12 जनवरी के बाद का खिंचा हुआ होना चाहिए। 12 जनवरी से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। अब आयोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो फोटो है ये 10 दिन पहला ही है? तो फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहां पर देखिए, एक आपके लिए छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ विच ऑफ द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑफ द फोटोग्राफ। द कैंडिडेट फेस शुड कॉपी 3/4 यानी 3/4 द स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। तो आपको दिखाते हैं कि जैसे ये फोटो अपलोड करने का स्पेस है, तो आप जो अपना फोटो अपलोड करोगे वो 3/4 पार्ट पर करोगे, मतलब इस पूरे हिस्से में आपका फोटो आएगा। और ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, देखिए, इस बार यहीं पर जब आप फोटो किसी फोटोग्राफर पर खिंचवाएंगे, तो एक तो आपको फोटोग्राफ अपने फोटो के नीचे इस एरिया में, इस स्पेस में अपना पूरा नाम लिखना है, प्लस जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है वो डेट भी मेंशन करनी है। तो इस तरह का जो स्पेस आएगा, तो उसमें 3/4 पार्ट में आपका फोटो आएगा, और जो नीचे का हिस्सा है, ये जो गैप है, इसमें आपका पूरा नाम और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है वो प्रॉपर डेट डालनी है। तो ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो दिया गया है, इंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब अपना नाम लिखना है फोटो के नीचे, प्लस डेट ऑन विच ऑफ द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑफ द फोटोग्राफ। तो फोटो के नीचे अपना पूरा नाम और वो डेट डालनी है जिस दिन आपका फोटो खींचा है। तो ये चीज मेंशन है। और कितने, 10 दिन पहला, 10 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए जो आप अपलोड करोगे। तो जो बॉय हैं वो लगभग प्रयास करना कि क्लीन सेव, मतलब सेविंग के बाद अपना फोटो खिंचवाएं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हल्की हल्की जो ब्रीड है यानी दाढ़ी जो है उसको रखकर फोटो खिंचवाए जाते हैं। प्लस लड़की का भी थोड़ा सा, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अपना सिंपल सूट या साड़ी में जैसे भी उनको अच्छा लगता है, वो अपना एक सिंपल सा फोटो खिंचवाए। और ये ध्यान रखना है कि जो फोटो आपके इस समय खींचेंगे, वो फोटो ही आपके मेंस और इंटरव्यू तक बिल्कुल सेम वही फोटो होने चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग 1-2 साल से यूपीएससी में भी कुछ फॉरवर्ड गर्दी के जरिए स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्शन ले रहे हैं। तो उसी चीज को रोकने के लिए इस तरह की ये यूपीएससी के द्वारा एक पहल की जा रही है। तो द कैंडिडेट फेस शुड कॉपी 3/4 ऑफ द स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। और कोई ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच with their photograph at the each stage of एग्जामिनेशन प्रोसीजर।
टाइम टू प्रिलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि ये बताया है, हमने बताया है कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में इस फोटो को मैच करेगा उससे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, अपना फोटो जो अपलोड करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट या जानकारी के लिए ये दिया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 25 मई 2025 इन अकॉर्डिंग will the head of the यूपीएससी। यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स है वो 25 मई को लेगा। और हमने एक हमारे चैनल पर इससे पहले एक यूपीएससी पैटर्न के ऊपर पूरी वीडियो है, और एक वीडियो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऊपर है। यूपीएससी सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय के, तो ये दिया गया है द गजेट ऑफ द इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटेड 22 जनवरी 2025। अब देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। आपको लिखकर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे जिस फॉर्मेट में हम आप ये वीडियो बना रहे हैं उसमें इस तरह से लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे इसके बारे में डिटेल अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दी गई है। यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, वैसे कई एग्जाम लेता है यूपीएससी। एनडीए का एग्जाम कराता है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसी तरह से यूपीएससी एक एग्जाम लेता है जिसका नाम है, ये सी है, सिविल सर्विस। ये एस है, सिविल सर्विस। अरे, ऐसे मान लीजिए इसको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जाम। यूपीएससी एक संस्था है, ये एक एग्जाम लेता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। अब इस सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी एक साथ कई पोस्ट का एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसमें कुछ पोस्ट होती हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल आई ही बना देते हैं बस, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। और एक होता है सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल, ये सी है, और सर्विस केंद्रीय सेवा। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में एक साथ अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं का एग्जाम लिया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं अभी तीन हैं, एक है आईएएस, एक है आईपीएस, और एक है आईएफएस। आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। प्लस इन अखिल भारतीय सेवाओं से अलग जितनी भी पोस्ट हैं वो केंद्रीय सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विस हैं। और ये भी ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटी हुई है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं? अखिल भारतीय सेवा का मतलब है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की ऐसी सर्विस जिसका एग्जाम यूपीएससी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, रिक्वायरमेंट भी केंद्र सरकार कराती है, लेकिन इनकी पोस्टिंग कैडर के बेस पर राज्यों में की जाती है। ये काम राज्य में जाकर करेंगे, राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। लेकिन जो केंद्रीय सेवाएं हैं वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में रहकर काम करती है। तो देखिए, ये ही सब सेवाएं हैं जो एक पूरी की पूरी लिस्ट में दी गई हैं। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो एग्जाम होता है
ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, और इससे अलग जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। तो पहली है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पर रैंक के हिसाब से कुछ मतलब लगातार ये पोस्ट दे दी गई हैं कि सीएससी में कितनी तरह के एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो हमने तो आपको डिवाइड करके बताया है, समझाया है। तो यहाँ पर इसने पूरी की पूरी एक लिस्ट दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, ये केंद्रीय सेवा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। और यदि रैंक में देखें तो आईएएस के बाद रैंक में आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा आती है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर दिया गया है इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये दो सर्विस, आईएएस, आईपीएस, ये तो हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, आई आईएएस, आईपीएस। और जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, भले ही वो सेकंड नंबर पर लिखी है, लेकिन ये केंद्रीय सेवा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ही काम करेगी। और भारतीय विदेश सेवा से कौन सी पोस्ट मिलती है? ये मिलती है एम्बेसडर, यानी कि राजदूत, दूसरे देश में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, राजदूत बोलना, कहीं पर कमिश्नर बोलते हैं, कहीं पर एम्बेसडर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये जो पोस्ट चल रही हैं, आईएफएस, आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। नेक्स्ट है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम होगा 25 मई को, ये एग्जाम एक साथ इन सभी सर्विसेज का एक साथ एग्जाम होगा। तो जो ये 979 पोस्ट है, 979, इस पोस्ट में ये सब जो सर्विस हैं वो इंक्लूड हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कितनी तरह की सर्विसेज हैं। नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, वैसे ही पढ़ देते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक में है ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप ए। ये हो गया शायद इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये ऊपर पर्सनल है और ये अकाउंट्स ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, इंपोर्टेंट है, अच्छी सर्विस है, आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, और ये है कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए। और दूसरी है इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, ये इनकम टैक्स में है। इसमें इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। जैसे एक मूवी है अजय देवगन की, रेड मूवी, तो उस मूवी में अजय देवगन इनकम टैक्स कमिश्नर बने हुए हैं, यानी वो आईआरएस है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, अब यहां से जो सर्विस है, ये सर्विस शुरू होती है आपकी ग्रुप बी की। ये अभी जो सर्विस आपने देखी है ग्रुप ए है, और उसके ऊपर की जो सर्विस थी आईएएस और आईपीएस, ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस थी, अखिल भारतीय सेवा। तो ये है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादर व नागर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी। यानी कि ये जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनके लिए एक सिविल सर्विस है, और वो है ग्रुप बी की, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादर व नागर हवेली पुलिस सर्विस। ये है ऊपर की सिविल सर्विस और ये है पुलिस सर्विस। नेक्स्ट है इसी तरह से पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, और ये सिविल सर्विस ग्रुप बी, ग्रुप बी। तो जैसे बताया था, अप्रोक्स लगभग 979 जो पोस्ट हैं इस बार, और इसमें
वैकेंसी 38 जो हैं वो डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको पूरा नोटिफिकेशन अपने आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है उस पर हम नॉर्मल डिस्कशन आपसे कर ही रहे हैं। तो आप चाहे तो अपना नोटिफिकेशन देखें या आप ये क्लास देख लें। तो जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ये डिसेबिलिटी कैटेगरी है। एक आपने नाम सुना होगा इस बार पूजा हेगड़े का। वो 400 BC से ही उसने एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया। वैसे यूपीएससी ने उसे टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेट हुई है, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट। नेक्स्ट है जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 25 मई को, उसके लिए पूरे देश में कितने सेंटर बनाए गए हैं? देखें तो पूरे देश में लगभग 80 सेंटर बनाए गए हैं। 25 मई को जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का वो पूरे भारत में एक साथ 80 स्थानों पर होगा। वैसे तो नॉर्मल जो स्टेट की कैपिटल होती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, बड़े स्टेट हैं, वहां पर दो दो तीन तीन सेंटर लगा दिए जाते हैं। आई होप कि आई थिंक कि यूपीएससी में जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जो सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपसे लगभग प्रायोरिटी पर 3 सेंटर मेंशन कराएगा। 3 सेंटर भरवाएगा आपसे फॉर्म में कि पहला आप कहाँ पर अपना एग्जाम देना चाहते हैं, पहली प्रायोरिटी। तो ये है कि अगर आपको जिस शहर में जिस सिटी में आपने अपनी प्रायोरिटी डाली है यदि वहां पर सेंटर पूरे हो जाते हैं तो जो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है तो आपको उस सिटी में प्रीलिम्स का सेंटर मिल जाएगा। तो यदि आप आज कल या लगभग जनवरी के लास्ट तक ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपका मनपसंद जो सिटी है जहां पर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर वही सिटी मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपने नियरेस्ट जो सेंटर है आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में भी दिया हुआ है, जो अल्मोड़ा है, अलीगढ़ अजमेर, ये एक के सीक्वेंस से दे दिया गया है। बरेली, इस तरह से सारा वो दिए गए हैं। अच्छा, मेंस के भी सेंटर दे दिए हैं। प्रीलिम्स के पूरे भारत में 80 सेंटर हैं और जो मेंस होगा उसके सेंटर लगभग 24 है पूरे भारत में। क्योंकि नोटिफिकेशन में हर वो चीज मेंशन की जाती है जिसको आयोग उस नोटिफिकेशन के जरिए बताना चाहता है। उसके जो चीज नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाएगी, यूपीएससी या आयोग बीच में उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए पूरा नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी होता है। और एक आप लोगों को सलाह है, जो एस्पिरिएंट इस बार एग्जाम में बैठेंगे या एग्जाम देंगे या कोई अगले साल भी एग्जाम देगा बच्चा, तो जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो इसकी ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है आपके पास वो होनी चाहिए हार्ड कॉपी में। तो नेट कैफे पर जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को निकलवाएं और अपने पास रखें। पता नहीं कि पूरे फाइनल सिलेक्शन तक आपको किस पॉइंट की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसको बार बार आप, वैसे तो साइट पर ये चीजें उपलब्ध रहेंगी लेकिन इन हैंड आपके पास एक पूरी बुकलेट ये होनी चाहिए 2025 के नोटिफिकेशन की। और ये मैं आपको इसी एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम आप देते हैं अगर यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आता है तो उसकी भी पीडीएफ के तौर पर आपके पास वो पूरा नोटिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो उसमें हमें देखनी होती है बार बार या बीच में कभी भी एग्जाम के जब हम तैयारी करते हैं। अब ये दे रहे हैं यूपीएससी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का प्लान क्या है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। तो वैसे तो ये सीएससी एग्जाम 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू। तो इन्होंने दिया है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो बच्चा अगले स्टेप यानी कि मेंस के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट सेकंड सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटर्न एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द वेरियस सर्विस एंड द पोस्ट नोटेड अबाउ। हमने अभी जो आपसे ऊपर कुछ पोस्ट पर डिस्कशन किया था, पोस्ट बताई थी कि कितनी तरह की पोस्ट हैं, लगभग 22-23 तरह की पोस्ट हैं। तो जब आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड करेंगी आपकी मेरिट यानी कि मेंस और इंटरव्यू के नंबर। तो जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो ये वो जितनी भी पोस्ट थी ऊपर जो हमने आपसे अभी डिस्कशन किया है, आपसे दिखा देते हैं एक बार। तो इनके सामने आपको मेंस के समय प्रायोरिटी डालनी होगी कि यदि आपका नंबर अच्छे आते हैं तो आप सबसे पहले कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। तो वैसे नॉर्मली 99% का पहली प्रायोरिटी आईएएस होती है। किसी को सिंगम बनने का शौक है तो वो पहली प्रायोरिटी पर आईपीएस डाल देगा। तो जितनी भी पोस्ट है सबके सामने आपको प्रायोरिटी डालनी है कि आईएएस नंबर 1, आईपीएस नंबर 2, इंडियन फॉरेन सर्विस नंबर 3, हमने नीचे बताया था आईआरएस इंडियन रिवेन्यू सर्विस नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जितनी भी सर्विस हैं आपको सबके सामने प्रायोरिटी डालनी है। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड होगा फाइनल लिस्ट में कि आपके मेंस और इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं, आपकी मेरिट कितनी है। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि जो जिस फील्ड में या जिस कैटेगरी में आप छूट लेना चाहते हो तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। 15 फोर डिक्लेरेशन से छोड़िए। इन केस एलिजिबल कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, एज लिमिट, ये हमारे काम का है। तो जो 157 157 पेज दिए हैं इस पीडीएफ में, तो आपको वैसे नॉर्मल सारी पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन मेन पॉइंट है या जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो हम देख रहे हैं एज लिमिट। तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज of 21 year and must not have attained the age of 32 year on the 1st August 2025. The candidate must have been born not earlier than 2nd August 1993 and not later than 1st August 2004। इसका मीन्स ये है, समझाना ये चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरेगा उसकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं, 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज, और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट की जो एज है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक होनी चाहिए। और यूपीएससी जो डेट काउंट करता है वो डेट काउंट करता है 1 अगस्त, 1 अगस्त से। वो तो जिस साल वो एग्जाम लेता है वो डेट मेंशन हो जाती है। वैसे अभी आपको बता एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक रिट डाली गई थी जिसमें कुछ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि यूपीएससी जो 1 अगस्त से डेट मेंशन करता है एज लिमिट की, तो उसे चेंज किया जाए। ये डेट 1 अगस्त ना होकर 1 जनवरी से मेंशन की जाए या लागू की जाए। 1 जनवरी से कैंडिडेट की एज जो है वो काउंट की जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म अगर जून जुलाई 31 जुलाई को हुआ है, तो वो एक दिन की वजह से अपना एक कैंडिडेट अपना एक अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं। मतलब उनका एक अटेम्प्ट चला जाता है सिर्फ एक दिन के गैप की वजह से। तो अभी वैसे सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, देखते हैं कि इस साल या अगले साल सुप्रीम कोर्ट इस रिट पर कोई डिसीजन देता है नहीं देता है। तो ध्यान रखना यूपीएससी जो डेट
एज की जो डेट है वो काउंट करता है 1 अगस्त से। और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई है कि ये डेट जो है वो 1 जनवरी से काउंट की जाए। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो ये नॉर्मल एज लिमिट बताई है जनरल के लिए कि 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 21 साल कंप्लीट हो और 32 साल से अधिक की एज ना हो। अब यहाँ पर अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल, यानी कि जिन्हें छूट दी गई है, अप टू मैक्सिमम। इस कलर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है एज को लेकर कि किस कैटेगरी में कितनी एज मेंशन की गई है। तो थोड़ा डार्क करते हैं। अप टू ए मैक्सिमम टू 5 ईयर इफ ए कैंडिडेट बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। सिंपल भाषा में एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी गई है एज में। 32 साल तो मिनिमम है ये, तो 32 में 5 साल और जोड़ दिए जाएं, यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 37 ईयर है। 33 साल तक एससी और एसटी का कोई भी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है। इसमें एज लिमिट मेंशन की गई है। वैसे यहीं पर आपको बता दें कि जनरल के लिए जो एज है वो 21 से 32 साल है, और उसके लिए 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं, यानी कि जनरल कैंडिडेट सिर्फ 6 बार ही एग्जाम दे सकता है। एससी एसटी के लिए ये जो एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट है वो अनलिमिटेड है, यानी कि 21 साल से लेकर 37 साल तक एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट लगातार फॉर्म भर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। उनके अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। इसी तरह से अप टू ए मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है, यानी 32 साल में 3 साल और जोड़ दिए जाएं तो ओबीसी के लिए 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। और जैसे बताया था जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, एससी एसटी के लिए 5 अटेम्प्टों की संख्या अनलिमिटेड है। और इसी तरह से जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट की छूट दी गई है, यानी कि ओबीसी को 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। और एज में 3 की छूट है, 3 साल की, और अटेम्प्ट में भी 3 साल की छूट है। लेकिन यहाँ पर एस सी एस टी कैंडिडेट को एज में तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन अटेम्प्ट में अनलिमिटेड छूट है 21 से 37 साल तक। यानी अगर हम देखें 16 बार एस सी एस टी का कैंडिडेट 16 बार लगातार एग्जाम दे सकता है। जनरल का 6 बार एग्जाम दे सकता है, और ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 9 बार ही एग्जाम दे सकते हैं 21 से 35 साल तक। तो ये कुछ कैटेगरी डिवाइड की है यूपीएससी ने, जो एज लिमिट के रूप में दिखाई दी है। इसको पॉइंट में लिखें। जनरल कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट, एस सी एस टी को अनलिमिटेड, और जो ओबीसी है उसको 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। आगे आएगा ये। तो ओबीसी को छूट दी गई है 3 साल की एज में, एस सी एस टी को दी गई है 5 साल की छूट। डिफेंस सर्विस 3 साल की छूट। जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें छूट दी गई है 5 साल की। अच्छा, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। अच्छा, डिसेबिलिटी। ठीक ठीक ठीक। अप टू मैक्सिमम 3 ईयर सच कंप्लीटेड इंडिविजुअल पीरियड मिलिट्री सर्विस दी बैंक। अच्छा, जो डिसेबिलिटी है, मतलब शरीर में विकलांगता, दिव्यांग बोला जाता है, उन्हें 10 साल की छूट दी गई है। अलग अलग कैटेगरी में दी गई है, आप देख सकते हैं।
up to maximum of 10 year of the case of candidate belonging the persons with benchmark disability category। तो इसमें 10 साल तक की छूट है जो डिसेबल कैंडिडेट है। तो जब आप अपनी एज में छूट लेना चाहते हैं, देखो, जो 21 से 32 साल तक की एज के कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, डिसेबल हो, कोई भी हो, तो बस 32 32 ईयर तक यानी 32 साल तक तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है अगर आपको एज में छूट लेनी है। और जिस जिस कैटेगरी में छूट का प्रावधान दिया गया है, आप वो छूट अच्छे से जो नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कितने साल तक की छूट दी गई है। तो नोटिफिकेशन में कुछ पार्ट ही है जो अच्छे से समझने का होता है। द टर्म एक्स सर्विसमैन से अप्लाई पर्सन दी एक्स सर्विसमैन इन छोड़। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट, डिसेबल्ड के लिए आपकी 10 साल की छूट। ठीक। और इसके लिए ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। ये हम एज लिमिट बता रहे हैं। मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए? A candidate must hold a graduate degree of any the university encrafted by the act of the Central of State Legislature। जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मिनिमम डिग्री है। क्या इस बार अपियर को भी छूट दी है? कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड एट ए qualifying examination passing of the which render the educationally qualifying commission but have not informed the result as are also the candidate who intend the appear of such qualifying examination। अच्छा, जो बच्चे अपियर हैं यानी कि एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे भी ये एग्जाम फिल कर सकते हैं, वो एग्जाम डाल सकते हैं। लेकिन मेंस के फॉर्म भरने से पहले आपके पास आपकी फाइनल डिग्री आ जानी चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये दिया गया है। सच एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर एडमिशन नहीं, एडमिशन द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। एनी फॉरगेन ये कैंडिडेट प्रोसीडिंग पर्सनल एमबीबीएस इक्विवेलेंट। यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वैसे तो हमने आपको बता ही दिया है। एससी एसटी के लिए नो लिमिट है, कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एज लिमिट है, ध्यान रखना। 32 साल के बाद 5 साल की छूट है, यानी कि 37 साल। ओबीसी को ओबीसी कैंडिडेट 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि 21 साल से लेकर 35 साल तक, क्योंकि 32 साल जनरल एज है, 3 साल की छूट दी गई है, तो 21 से 35। EWS अनलिमिटेड फॉर SC ST ये। द टर्म जनरल EVS ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन SC शेड्यूल कास्ट अच्छा दिया गया। और इकोनॉमी सेक्शन ग्रुप जो है वो जनरल उसी में ही काउंट होता है, उसकी सिर्फ 10% सीटें रिजर्व हैं, एज में और अटेम्प्ट में कोई छूट नहीं है। अप्लाइंग द एग्जामिनेशन IAS इंडियन फॉरेन सर्विस IFS बेस्ड रिजल्ट ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन कंटिन्यू द मेंबर ऑफ सर्विस एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 इन केस सच ए कैंडिडेट अपॉइंटेड IAS और IFS आफ्टर ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 वेरी कैंडिडेट कंटिन्यू भी है, मेंबर ऑफ दैट द सर्विस कैंडिडेट एलिजिबल अपीयर।
ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड फी तो 100 रुपीज़ है। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये है। हाउ टू अप्लाई OTR रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न कहाँ दिया गया है? लास्ट डेट हमने बता दी है, 11 फरवरी को है। रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी। चेंज ऑफ कैटेगरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार गुप्ता, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बता था कि एग्जाम 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और फिर होता है मेंस, ये रिटर्न एग्जाम होता है। वेरियस पोस्ट। यूपीएससी में जो सीसैट 2 पेपर हैं, ये भी आगे आएगा। अच्छा, निगेटिव मार्किंग में आपके 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये दिया गया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे, और प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का है। 200 नंबर का ये अलग अलग 2 पेपर होंगे। इसके ऊपर वैसे हमारी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग 2 वीडियो पड़ी हुई हैं। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, और एक है कि सीसैट कैसे क्वालिफाई करें। तो 2 पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडी जीएस फर्स्ट पेपर, और एक पेपर होगा सीसैट का पेपर। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होंगे, और दोनों में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सीसैट का पेपर वो क्वालिफाई पेपर है। उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, और 80 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन हमें पास होने के लिए इतने क्वेश्चन सही करने हैं। यानी कि 80 क्वेश्चन में से हमें सेकंड पेपर सीसैट में क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो सीसैट सिर्फ क्वालिफाई है। तो सबसे पहले सीसैट की कॉपी चेक होती है। जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं, जो बच्चे पास हो जाते हैं, उन्हीं की जो फर्स्ट पेपर की कॉपी है वो चेक होती है, जीएस फर्स्ट पेपर। और जो एग्जाम की मेरिट है वो आपके जीएस फर्स्ट पेपर के ऊपर लगेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम अधिक से अधिक जितने क्वेश्चन सही करेंगे, उसके आधार पर वो मेरिट लगेगी। लेकिन जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाई पेपर है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। 80 क्वेश्चन में सिर्फ 33% यानी कि 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी आपका जीएस फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी। तो आइए देखते हैं। ये तो थी एक सिंपल जानकारी। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, एक क्वेश्चन और 4 इसके ऑप्शन। एंड ईच विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। जैसे बताया है कि प्रत्येक पेपर 2 घंटे का पेपर होगा। द जनरल स्टडी पेपर सेकंड सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर, बताया आपको। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33। 80 क्वेश्चन आएंगे, तो 80 क्वेश्चनों का 33 होता है 27 क्वेश्चन। तो आपको 27 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए, नोटिफिकेशन में आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी कि कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितनी निगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चन पर आपको क्वालिफाई करना है। मतलब जो सीसैट का पेपर है, मिनिमम 33 क्वेश्चन। तो ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिल रही है? आपको नोटिफिकेशन में। मेन एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा मेन एग्जामिनेशन रिटर्न बेस होगा।
यूपीएससी मेंस में 9 पेपर होंगे। 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 पेपर क्वालिफाई पेपर होते हैं। क्वालिफाई पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में एक लैंग्वेज आएगी, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। और एक पेपर सेकंड कंपलसरी, ये इंग्लिश का पेपर है। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाई पेपर हैं। ये 300 मार्क्स के हैं। अच्छा, मेंस पेपर जो है वो रिटन पेपर होंगे सारे के सारे, और एक पेपर 3 घंटे का पेपर होगा। मेंस में जो पेपर होंगे वो उनका ड्यूरेशन 3 3 आवर्स होगा, 3 3 घंटे। और जो क्वालिफाई पेपर हैं इनके मार्क्स 300 हैं, लेकिन ये नंबर ऐड नहीं होंगे। जो नंबर ऐड होंगे आइए उनको देखते हैं। पेपर 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी कि मेरिट में जिस पेपर के नंबर ऐड होंगे। एक पेपर होगा आपका एसए का पेपर। ये पूरी डिटेल हमने अपनी उस वीडियो में बताई है, जो सिविल सर्विस पैटर्न के ऊपर पड़ी हुई है। एसए 250 नंबर का होगा। मेंस के क्वालिफाई पेपरों से अलग जो भी पेपर हैं उन सब के मार्क्स 250 होंगे। और जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, 3 3 घंटे के पेपर होंगे। तो एक पेपर है एसए और एक पेपर है जर्नल स्टडी। वैसे जर्नल स्टडी के टोटल 4 पेपर आएंगे, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे हमने बताया कि 250 मार्क्स का होगा। और इसमें जीएस फर्स्ट पेपर में, पहले इसको एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, और इसके लिए हम दूसरा कलर उठाते हैं। 250, 250, 250। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को समझने में बड़ा अच्छा लगेगा। जो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर है, इसमें सब्जेक्ट है, अच्छा चेंज नहीं हुआ। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, शिक्षा संस्कृति, हिस्ट्री इतिहास, एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, समाज और विश्व का भूगोल। ये जर्नल जो स्टडी फर्स्ट पेपर है, जर्नल स्टडी फर्स्ट पेपर जीएस का, इसका सिलेबस है। सेकंड पेपर का सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, राज्य व्यवस्था, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, डेवलपमेंट विकास, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट पर्यावरण, सिक्योरिटी सुरक्षा, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जो फोर्थ पेपर है इथिक्स, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। तो 4 पेपर तो हो गए जनरल स्टडी के। एक पेपर हो गया आपका एसए का 5, और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो 4 पेपर जीएस के, और पांचवा एसए, और 2 पेपर हो गए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो 7 पेपर। ये 7 पेपर हैं जो मेरिट में जुड़ते हैं। और टोटल 9 पेपर हैं, जिसमें एक हिंदी और एक इंग्लिश का पेपर है। वो पेपर क्वालिफाई पेपर है। तो आपको इन पेपर से अलग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और प्रत्येक पेपर 200 या 250 मार्क्स का होगा। तो जैसे दिखाया गया है, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा होगी, और में एक मेंस होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, जो जैसे बताया है। तो जो ये 7 पेपर हैं, यानी टोटल रिटर्न जो टेस्ट है
उसके नंबर हो गए हैं 1750, 1750 नंबर। और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के नंबर होते हैं 275, 275। तो टोटल जो आपकी मेंस और इंटरव्यू की मेरिट होगी वो होगी 2025 नंबर पर। अब 2025 में से आपको टोटल मेंस और इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं, उसी के बेस पर आपकी मेरिट लगेगी, आपकी मेरिट बनेगी। टोटल मार्क्स 2025 नंबर। ये लैंग्वेज का पेपर है। अब जैसे बताया कि आपको मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना है। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की ये लिस्ट दी गई है। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है, इसका इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड है, आपको इनमें से एक सब्जेक्ट लेना है, इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, नहीं। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि आप उसको कवर कर सकते हैं, आपकी उस सब्जेक्ट पर कमांड है, तो आप उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो ग्रेजुएशन में है वही सब्जेक्ट लेना है या उसी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो, बट आप खुद लेना। फिलोसफी, फिजिक्स, सोशोलॉजी, जूलॉजी, स्टैटिक्स। ये बताया है कि वैसे हमने आपसे बता दिया है, दी क्वेश्चन पेपर विल, दी एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल एस्से टाइप होगा, मतलब लिखने वाले पेपर होंगे, क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका आंसर लिखना है। 125 वर्ड या 250 वर्ड, 150, 150 वर्ड में या 250 वर्ड में। देखिए, ईच पेपर विल बी दी 3 आवर्स ड्यूरेशन, ये हमने बता दिया है। और प्रत्येक पेपर की जो मार्क्स हैं वो 250 हैं। टाइमिंग 3-3 घंटे है। ये कुछ आई सर्टिफिकेट है, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। ये देखिए, हमारे काम का अब ये है। सिलेबस दिया हुआ है इस एग्जाम का। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं, वो पेपर कितने घंटे के हैं, पूरा वाइड सिलेबस क्या है, वो सारा आपको नोटिफिकेशन में ही मेंशन मिलेगा, या नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। पेपर फर्स्ट, 200 मार्क्स और ड्यूरेशन है 2 आवर्स। इसमें 200 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में आपके पास। अब ये जो फर्स्ट पेपर है, इसका सिलेबस क्या है? करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट अफेयर्स, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, एटीसी। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, ये इकोनॉमी का पोर्शन है। नेक्स्ट है जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि इसमें पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये मांग की जा रही है कि हमें एक विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है, कि आपको
जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन सब्जेक्टों की। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, और ये एनवायरमेंट, और एक पोर्शन है आपका जनरल साइंस। यहाँ पर जनरल साइंस का मतलब है अब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जनरल साइंस के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, पेपर सेकंड 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स। ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, कई बार बता चुके हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, और 80 क्वेश्चन में से आपको केवल 33% क्वेश्चन करने हैं। 80 क्वेश्चनों का 33% बैठता है 27 क्वेश्चन। तो आपको 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लोगे या कर जाओगे। उसके बाद ही आपका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, जो ऊपर देखा है आपने, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 में से आपने सपोज करो कि 50 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट लगेगी। कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरिंग, मैथ का पोर्शन है, आपका रीजनिंग का पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है, कम्युनिकेशन संचार है। क्या दिया है देखिए, यही चीज हमने बताई है। पेपर सेकंड ऑफ दिस सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद दी मिनिमम, मतलब कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड हैं 33, और 33% है ये। क्वेश्चन कितने सही करने हैं आपको? 27। दी क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन दी बोथ पेपर, आपको दोनों ही पेपर में बैठना होगा। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इक्विवेलेंट एवेल्युएशन, देयर फॉर ए कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड। यानी एक पेपर दे दिया, दूसरा छोड़ दिया, तो आप पेपर में फेल हो जाओगे। इसमें मेंस का पेपर दिया है, मेंस की हमने ऊपर बात डिस्कस आपसे कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो मेंस के पेपर हैं, अच्छा, जो फर्स्ट पेपर है जिसके नंबर ऐड होंगे, ये पेपर है एसए का। आपको एसए दो सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ए सेक्शन में 4 एसए होंगे, और बी सेक्शन में भी 4 एसए होंगे। तो आपको दोनों सेक्शनों में से एक एक एसए लिखना है, जो आपको पसंद हो या जो आप ऐसे लिखना चाहते हो। इसी तरह से जो पेपर सेकंड है जीएस फर्स्ट पेपर, अब इसका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी, ये तो इसका एक डिटेल है। अब इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक आपको ये चीज पढ़नी है। तो इस पूरे मेंस के सिलेबस पर हम, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, यानी मेंस के समय ही आपसे डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। हमने ऊपर सिर्फ ये लाइन ही मेंशन की थी, लेकिन इसके अंदर पूरी डिटेल ये दी गई है कि आपको किन किन टॉपिकों को तैयार करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है? हिस्ट्रिकल, अंडरपिनिंग, एवुलेशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेशन, प्रोविजन। तो ये सारी डिटेल दी गई है इसी नोटिफिकेशन में। ये जीएस का थर्ड पेपर है, और ये जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, हमने आपको लिस्ट दिखाई है कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना है, उसके दो पेपर हैं। अब जो लिस्ट है, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर के दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो भाई ये सारा का सारा इसका सिलेबस दिया है। तो अब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है,
ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका सिलेबस यहाँ पर यूपीएससी ने मेंशन किया है। तो देख लेते हैं बाद में कुछ और कुछ डिटेल दी गई है क्या। अभी तो ये सारे पेपर ही चल रहे हैं, आई होप कि ये सारे लास्ट तक पेपर ही होंगे। इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, ये क्या दिया है, ये कोई सा सब्जेक्ट होगा। हाँ, ये सोशोलॉजी का सिलेबस है जो हम देख रहे हैं। 157 पेज हैं, 144 पर हम चल रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ये उसी का पार्ट है। तो लास्ट में तो वही सब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स, ये वो दिया है। जूलॉजी का सिलेबस है। 52-53। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है कि आपको किस तरह से अपना फॉर्म सबमिट करना है। इसमें दिया गया है दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट सेकंड, ये पार्ट में बटी हुई है, टू फील्ड फ्रॉम 2 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी। अगर बात करें आज क्या डेट है जिस दिन हम वो बना रहे हैं, आज 23 जनवरी है भाई। कल इसका नोटिफिकेशन आया है और हमने 23 जनवरी को ये वीडियो बनाई है। यानी कि कल से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी 11 फरवरी है। तो आपको लेट नहीं करना है। जो बच्चे इस साल अपियर हो रहे हैं, तो अपना टाइम से अपना एग्जाम दें, सॉरी अपना फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी करें। पूरा टाइम है अभी तैयारी का, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी तैयारी पहले से ही चल रही है। ये कुछ सर्टिफिकेट है कि आपको जिस कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से आपका एग्जाम वो आएगा, इस तरह से आपको अनुक्रमांक डालना है, विषय डालना है, सेंटर कोड डालना है, बुकलेट बुकलेट नंबर क्या है आपकी, इस तरह से वो डालना है, अपना रोल नंबर इस तरह से भरना है। देखिए सारी गाइडेंस दी हुई है इसमें, कितने अच्छे से गाइड किया हुआ है कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, तो उसमें आपको एक बुकलेट मिलेगी, एक ओएमआर सीट मिलेगी। तो ओएमआर सीट में आपको ये इस तरह से फिल करना है, बुकलेट सीरीज भी भरनी है, आपको रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट कोड भरना है, जो भी है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और जो भी इस साल यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, कि भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आपका इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।